नमस्कार और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम पड़ताल कर रहे हैं उस दौर की जब पहले विश्व युद्ध के बाद भारत में राष्ट्रीय आंदोलन ने जोर पकड़ा और मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय राजनीति में एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास स्रोत के तौर पर इतिहास की पाठ्यपुस्तक के कुछ अंश हैं। हमारा मकसद है इस अहम दौर को समझना, वो हालात जिन्होंने जन राष्ट्रवाद को हवा दी, गांधी जी के शुरुआती प्रयोग और वो खास घटनाएं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई का रुख मोड़ दिया। हाँ। हम खास तौर पर उन तथ्यों, तारीखों, संगठनों और व्यक्तियों के बयानों पर ध्यान देंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से अहम हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी गहराई से चर्चा। हाँ, और यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये कि कैसे पहले विश्व युद्ध के बाद भारत और दुनिया भर में मतलब कई चीजें एक साथ हुई। इन सब ने मिलकर भारत में विदेशी राज के खिलाफ एक बड़े राष्ट्रीय उभार की जमीन तैयार कर दी। अच्छा, देखिए, युद्ध के बाद की मुश्किलें थीं, राजनीतिक फायदों की उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हुई, दुनिया भर में साम्राज्यवाद से मोहभंग हो रहा था और खासकर वो जो 7 नवंबर 1917 की रूसी क्रांति हुई, हाँ, इन सब ने मिलकर माहौल को एकदम गरमा दिया था। सही कहा। युद्ध के बाद आर्थिक हालात तो बहुत ही खराब थे, है ना? बहुत ज्यादा। भारत ने जंग में पैसा और लोग दोनों ही खूब दिए थे, लेकिन बदले में मिला क्या? महंगाई, टैक्स का बोझ और बेरोजगारी। हाँ। जो उद्योग वाले थे वो परेशान थे क्योंकि पहले कीमतें बढ़ी, फिर एकदम से मंदी आ गई। विदेशी निवेश से मुकाबला करना मुश्किल हो रहा था, तो वो आयात शुल्क से सुरक्षा मांग रहे थे। बिल्कुल। और मजदूरों और कारीगरों की हालत तो और भी पतली थी। काम था नहीं, कीमतें आसमान छू रही थी। हाँ। किसान तो पहले से ही लगान और गरीबी से दबे हुए थे। यहाँ तक कि जो सैनिक लड़ाई से लौटे वो भी हैरान थे देखकर कि अपना देश कितना गरीब और गुलाम है। और जो पढ़े लिखे शहरी लोग थे वो भी बेरोजगारी झेल रहे थे और अंग्रेजों के नस्लवादी बर्ताव से मतलब अच्छे से वाकिफ थे। इसके साथ ही एक उम्मीद भी तो थी भारतीयों को कि युद्ध में मदद के बदले राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। हाँ, बहुत उम्मीद थी। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इसलिए सरकार का साथ भी दिया था। पर हुआ क्या? पेरिस शांति सम्मेलन और दूसरी संधियों से साफ हो गया कि अंग्रेज या दूसरी ताकतें वो अपनी कॉलोनियां छोड़ने वाली नहीं है। बिल्कुल नहीं। इससे एक और बात हुई, गोरों की जो कथित सैनिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता का मिथक था ना, हाँ। वो भी टूट गया। नतीजा ये हुआ कि पूरे एशिया और अफ्रीका में अब देखिए तुर्की, मिस्र, आयरलैंड, ईरान, अफगानिस्तान, बर्मा, मलाया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इंडोचीन, चीन, कोरिया, सब जगह राष्ट्रवादी आंदोलन फिर से सुलग उठा। अच्छा, मतलब एक ग्लोबल ट्रेंड था ये। हाँ, बिल्कुल। और इसमें 7 नवंबर 1917 की रूसी क्रांति का भी बड़ा हाथ था। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में सोवियत संघ बना, जिसने जार के साम्राज्यवादी हक छोड़ दिए और दुनिया भर में दबे कुचले लोगों के लिए आत्मनिर्णय और जनता की ताकत का संदेश दिया। ऐसे माहौल में ब्रिटिश सरकार ने अपनी पुरानी नीति अपनाई, गाजर और छड़ी वाली। हाँ, वही कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। गाजर के तौर पर पेश किए गए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और छड़ी थी रॉलेट एक्ट जैसे कानून। तो पहले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की बात करते हैं। अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू का बयान आया, फिर जुलाई 1918 में सुधारों की घोषणा हुई जिन्हें मॉन्टफोर्ट सुधार कहा गया। सही। और इसी के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 बना। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इन सुधारों का सार क्या था? प्रांतीय स्तर पर एक नई व्यवस्था लाई गई जिसे द्वैध शासन या डायार्की कहा गया। डायार्की मतलब शासन के विषयों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, आरक्षित यानी रिजर्व्ड और हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड। अच्छा। जो अहम विभाग थे जैसे कानून व्यवस्था, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, सिंचाई, ये आरक्षित थे और गवर्नर सीधे अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जरिए इन्हें चलाता था। इसमें चुने हुए लोगों का कोई दखल नहीं था। और हस्तांतरित विषय कौन से थे? जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकल गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, कृषि, एक्साइज वगैरह। ये भारतीय मंत्रियों को दिए गए जो विधान परिषद के चुने हुए सदस्यों में से मनोनीत होते थे। अच्छा, तो ये तो ठीक लगता है सुनने में। हाँ, पर पेंच ये था कि मंत्री तो विधान परिषद के प्रति जवाबदेह थे, पर गवर्नर की काउंसिल के सदस्य नहीं। और अगर गवर्नर को लगता कि संवैधानिक व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही तो वो हस्तांतरित विषय भी अपने हाथ में ले सकता था। ओह, यानी कंट्रोल फिर भी गवर्नर का है। काफी हद तक। बिल्कुल। विधान परिषदों का आकार तो बढ़ाया गया,
70% सदस्य चुने हुए होने थे और पहली बार महिलाओं को भी वोट का अधिकार मिला। ये एक अहम बात है नोट करने वाली। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन सांप्रदायिक और वर्गीय प्रतिनिधित्व मतलब कम्युनल और क्लास इलेक्टोरेट्स उनको और पक्का कर दिया गया। अच्छा। साथ ही गवर्नर के पास वीटो पावर थी, वो अध्यादेश जारी कर सकता था और बजट को भी बहाल कर सकता था, भले ही काउंसिल उसे रिजेक्ट कर दे। मतलब असली कंट्रोल गवर्नर के हाथ में था। और केंद्र के स्तर पर क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र में तो कोई जिम्मेदार सरकार का प्रावधान था ही नहीं। गवर्नर जनरल ही मतलब वाइसरॉय वही सर्वेसर्वा था। उसकी 8 सदस्यों वाली एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 भारतीय सदस्य रखने की बात हुई। विषयों को केंद्रीय और प्रांतीय सूचियों में बांटा गया। और लेजिस्लेचर? केंद्र में 2 सदन बनाए गए, बाइकैमरल सिस्टम। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें 145 सदस्य थे, 104 निर्वाचित, 41 मनोनीत। और ऊपरी सदन राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसमें 60 सदस्य थे, 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत। इनके कार्यकाल और सदस्यता में कुछ खास? हाँ, केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 साल था और राज्य परिषद का 5 साल। और राज्य परिषद में सिर्फ पुरुष सदस्य हो सकते थे। तो क्या इन सदनों के पास कुछ असली अधिकार थे या बस नाम के लिए? देखिए, विधायक सवाल पूछ सकते थे, स्थगन प्रस्ताव ला सकते थे और बजट के कुछ हिस्सों पर वोट कर सकते थे, लेकिन करीब 75% बजट पर वोटिंग का अधिकार नहीं था। ओह। और गवर्नर जनरल किसी भी बिल को पास कर सकता था, चाहे विधायिका उसे खारिजी क्यों ना कर दे, और अध्यादेश भी जारी कर सकता था। मतलब फिर वही बात, असली शक्ति वाइसराय के पास। हाँ, एक बदलाव जरूर हुआ। जो भारत सचिव थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उनका वेतन अब ब्रिटिश खजाने से दिया जाना तय हुआ, भारतीय खजाने से नहीं। अच्छा, ये एक बदलाव था। तो इन सुधारों की मुख्य कमियां क्या रहीं फिर? क्यों भारतीय नेता इनसे खुश नहीं थे? सबसे बड़ी कमी तो थी लिमिटेड फ्रेंचाइज, मतलब मताधिकार बहुत सीमित था। कितने लोगों को वोट का अधिकार था? केंद्रीय विधायिका के लिए सिर्फ करीब 15 लाख लोगों को, जबकि आबादी उस समय लगभग 26 करोड़ थी। बस 15 लाख 26 करोड़ में से? हाँ, फिर केंद्र में विधायिका का वाइसरॉय और उसकी काउंसिल पर कोई नियंत्रण नहीं था। प्रांतों में ये जो द्वैत शासन था, ये व्यवस्था पूरी तरह अव्यवहारिक साबित हुई। कैसे? सोचिए, वित्त और प्रशासन मतलब फाइनेंस और ब्यूरोक्रेसी पर भारतीय मंत्रियों का कोई कंट्रोल नहीं, तो वो काम कैसे करते? लगातार टकराव होता रहता था। पीई रॉबर्ट्स ने तो इसे कहा था कि ये राजनीतिक दर्शन के हर सैद्धांतिक आपत्ति के लिए खुला है। तो कांग्रेस ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? कांग्रेस ने अगस्त 1918 में बॉम्बे में एक विशेष सत्र बुलाया, हसन इमाम की अध्यक्षता में। उसमें इन सुधारों को निराशाजनक और असंतोषजनक करार दिया गया। और नेताओं के क्या विचार थे? तिलक, बेसेंट, गांधी? तिलक ने इसे कहा अयोग्य और निराशाजनक, एक सूर्यहीन भोर। एनी बेसेंट का कहना था कि ये इंग्लैंड के लिए प्रस्ताव करने और भारत के लिए स्वीकार करने के अयोग्य हैं। और गांधी जी ने गांधी ने इसे भारत को और लूटने और उसकी गुलामी बढ़ाने का तरीका माना। तो साफ है कि ये सुधार भारतीय उम्मीदों पर बिल्कुल खरे नहीं उतरे। बिल्कुल नहीं। और ये वो दौर था जब भारत एक नई दिशा तलाश रहा था। और इसी वक्त मोहनदास करमचंद गांधी का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ, जिन्होंने राजनीति का एक बिल्कुल अलग तरीका पेश किया। गांधी जी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। हाँ। वो 1893 में एक कानूनी केस के सिलसिले में दक्षिण अमेरिका गए थे। वहां उन्हें नस्ल भेद का कड़वा अनुभव हुआ, बहुत गहरा अनुभव। लेकिन वो सिर्फ अनुभव लेकर लौटे नहीं, बल्कि वहीं रुककर उन्होंने करीब 21 साल 1893 से 1914 तक भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। सही। दक्षिण अफ्रीका में उस समय 3 तरह के भारतीय थे। एक, गिरमिटिया मजदूर, इंडेंचर्ड लेबरर्स, जो ज्यादातर दक्षिण भारत से 1890 के बाद गन्ने की खेतों में काम करने गए थे। अच्छा। दूसरे, व्यापारी, जिनमें ज्यादातर मेमन मुस्लिम थे। और तीसरे, वो पूर्व गिरमिटिया मजदूर जो वहीं बस गए थे। और इन सब को भेदभाव झेलना पड़ता था। बहुत ज्यादा। वोट का अधिकार नहीं, तय इलाकों में ही रहने की इजाजत, रात 9 बजे के बाद बाहर निकलने पर पाबंदी, फुटपाथ इस्तेमाल करने की मनाही, कई तरह की पाबंदियां थीं। गांधी जी का शुरुआती तरीका क्या था वहां? शुरुआती दौर में 1894-1906 उनका तरीका नरमपंथी था। याचिकाएं देना, ज्ञापन सौंपना। उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस बनाई और इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार भी शुरू किया। लेकिन फिर तरीका बदला? हाँ, 1906 के बाद उनके संघर्ष का तरीका बदला और उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध या सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। सत्याग्रह, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत तब हुई जब सरकार ने भारतीयों के लिए फिंगरप्रिंट वाला पंजीकरण प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य कर दिया था।
गांधी जी ने इसके विरोध में निष्क्रिय प्रतिरोध संघ यानी पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन बनाया, कानून तोड़ा, जेल गए, लोगों ने सार्वजनिक रूप से अपने सर्टिफिकेट जला दिए। इसके बाद भी कई अभियान चले होंगे। हाँ, कई चले, जैसे एक प्रांत से दूसरे प्रांत जाने पर लगे रोक के खिलाफ, 3 पाउंड के पोल टैक्स के खिलाफ, और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था भारतीय विवाहों को अमान्य ठहराने वाले कानून के खिलाफ। भारतीय विवाह अमान्य? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि गैर ईसाई तरीके से हुए विवाह अवैध हैं, इससे बच्चे नाजायज हो जाते। इस मुद्दे पर तो महिलाएं भी बड़ी संख्या में आंदोलन में कूदी, खनिकों और बागान मजदूरों ने हड़तालें की। इसी संघर्ष के दौरान वो आश्रम भी स्थापित हुए थे ना, फीनिक्स फार्म और टॉल्स्टॉय फार्म? बिल्कुल। पहला फीनिक्स फार्म 1904 में डरबन के पास, ये जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट से प्रेरित था। दूसरा टॉल्स्टॉय फार्म 1910 में जोहानिसबर्ग के पास। इसका नाम रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय के नाम पर उनके जर्मन दोस्त हरमन कालनबाख ने रखा था। इन आश्रमों का क्या उद्देश्य था? ये आश्रम सत्याग्रहियों और उनके परिवारों के रहने, आपसी सहयोग सीखने और आत्मनिर्भर बनने के केंद्र थे। वहां शारीरिक श्रम पर जोर था, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता था। तो क्या इस लंबे संघर्ष का कोई नतीजा निकला? हाँ, आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद सरकार झुकी। पोल टैक्स, पंजीकरण प्रमाण पत्र और भारतीय रीति रिवाजों से हुए विवाहों से जुड़ी मुख्य मांगे मान ली गईं। तो दक्षिण अफ्रीका के इन 21 सालों ने गांधी जी को क्या सिखाया, और ये सत्याग्रह की तकनीक असल में थी क्या? देखिए, दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी को एक नेता के तौर पर गढ़ा। उन्होंने जनता की ताकत और बलिदान की अपार क्षमता को पहचाना। अलग अलग धर्मों और वर्गों के भारतीयों को एकजुट करना सीखा, और सबसे बढ़कर उन्होंने सत्याग्रह का हथियार विकसित किया। सत्याग्रह यानी? सत्य के लिए आग्रह। ये सत्य और अहिंसा पर आधारित था। इसके पीछे भारतीय परंपराएं थीं, ईसाई विचार थे, टॉल्स्टॉय की सोच थी। इसके मूल सिद्धांत क्या थे? मूल सिद्धांत थे अन्याय के सामने न झुकना, सच बोलना, हिंसा न करना, निडर रहना। और तरीके? असहयोग और बहिष्कार करना, जैसे टैक्स न देना, उपाधियां लौटाना, कष्ट सहने को तैयार रहना, लेकिन मन में किसी के प्रति द्वेष न रखना, बुराई के सामने कभी न झुकना। और ये कौन कर सकता था? गांधी जी मानते थे कि सत्याग्रह कायरों का नहीं, बहादुरों और मजबूत इरादों वालों का हथियार है। साध्य यानी लक्ष्य साधनों को उचित नहीं ठहरा सकता, मतलब गलत तरीके से सही लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। एक मशहूर विद्वान थे गिलबर्ट मुरे। उन्होंने गांधी जी के बारे में कहा था कि ऐसे व्यक्ति से निपटना बहुत मुश्किल होता है जिसे न दौलत का लालच हो, न ऐशो आराम का, न तारीफ का, जो सिर्फ वही करने पर अड़ा हो जिसे वो सही समझता है। बहुत दिलचस्प। तो जनवरी 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे तो वो यहाँ अनजान नहीं थे। दक्षिण अफ्रीका में उनके काम की चर्चा थी। हाँ, उनकी ख्याति उनसे पहले पहुंच चुकी थी। उन्होंने आते ही राजनीति में कूदने के बजाय 1 साल देश घूमने और समझने का फैसला किया। हाँ, गोखले की सलाह पर। वो नरमपंथियों के तरीकों से सहमत नहीं थे और होम रूल आंदोलन को भी युद्ध के दौरान छेड़ना उन्हें सही नहीं लगा। उनका मानना था कि सिर्फ अहिंसक सत्याग्रह ही कारगर हो सकता है। बिल्कुल। और फिर 1917-18 में उन्होंने भारत में अपने पहले 3 बड़े सत्याग्रह किए, जिन्होंने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर दिया। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, है ना? सही। पहला था चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार में। ये उनका पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस। हाँ, चंपारण में नील बागान के मालिक, जो ज्यादातर अंग्रेज थे, किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील उगाने को मजबूर करते थे। इसे तिनकठिया प्रणाली कहते थे। जब जर्मनी में सिंथेटिक रंग बनने लगे तो नील की मांग कम हो गई। तब मालिकों ने अनुबंध तोड़ने के बदले किसानों से भारी लगान और गैर कानूनी वसूली शुरू कर दी। हाँ, राजकुमार शुक्ल नाम के एक किसान गांधी जी को बुलाने गए। गांधी जी वहां राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी जैसे नेताओं के साथ पहुंचे। हाँ, और अधिकारियों ने उन्हें जिला छोड़ने का हुक्म दिया, पर गांधी जी ने मानने से इनकार कर दिया। ये अपने आप में बड़ी बात थी उस समय। सरकार को झुकना पड़ा फिर। हाँ, सरकार को झुकना पड़ा। एक जांच कमेटी बनी जिसके सदस्य गांधी जी भी थे। कमेटी ने तिनकटिया प्रणाली खत्म करने और अवैध वसूली का 25% किसानों को लौटाने की सिफारिश की, जो मान ली गई। इस आंदोलन से और कौन जुड़े थे? ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद और शंभू शरण वर्मा जैसे कई महत्वपूर्ण नेता भी इस आंदोलन से जुड़े। इसके बाद आया अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918।
ये गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। मामला क्या था? अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में प्लेग फैलने के दौरान मजदूरों को एक प्लेग बोनस दिया गया था। प्लेग खत्म होने पर मालिक उसे बंद करना चाहते थे, जबकि मजदूर महंगाई के कारण 50% वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। मालिक 20% देने को राजी थे। तो गांधी जी कैसे शामिल हुए इसमें? मजदूरों ने अनुसुईया साराभाई से मदद मांगी। वो एक जाने मानी सामाजिक कार्यकर्ता थी और संयोग से बड़े मिल मालिक अंबावाल साराभाई की बहन भी थी। वो गांधी जी के पास गईं। अच्छा। गांधी जी ने मजदूरों को 35% वृद्धि की मांग पर हड़ताल करने को कहा। जब हड़ताल लंबी खींची और मजदूरों का हौसला टूटने लगा, तब गांधी जी ने खुद भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनकी पहली भूख हड़ताल, इसका असर हुआ? हाँ, इसका बहुत असर हुआ। मालिक 35% वृद्धि पर राजी हो गए और मामला ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया, जिसने 35% वृद्धि को सही ठहराया। अनुसुईया बेन का बाद में भी योगदान रहा? हाँ, अनुसुईया बेन ने बाद में 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे मजदूर महाजन संघ भी कहते हैं। और तीसरा बड़ा संघर्ष था खेड़ा सत्याग्रह 1918, गुजरात में। ये पहला असहयोग आंदोलन था, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन। सही। 1918 में फसल खराब होने के बावजूद बंबई सरकार किसानों से पूरा लगान वसूलना चाहती थी, जबकि रेवेन्यू कोड के अनुसार फसल 1/4 से कम होने पर माफी मिलनी चाहिए थी। तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने किसानों से लगान न देने की अपील की। इस आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। पटेल का ये पहला बड़ा आंदोलन था। हाँ, कह सकते हैं। उनके साथ नरहरि पारेख, मोहनलाल पंड्या और रविशंकर व्यास जैसे नेता भी थे। किसानों ने बड़ी एकता दिखाई। सरकार ने जमीन जायदाद जब्त की, लेकिन किसान नहीं झुके। जब्त जमीन खरीदने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। तो सरकार मानी आखिर में? हाँ, आखिरकार सरकार को समझौता करना पड़ा। उस साल और अगले साल का लगान माफ हुआ। लगान की दर में जो वृद्धि थी उसे कम किया गया और जब्त संपत्ति लौटाई गई। तो इन तीनों, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा का क्या महत्व रहा? इन्होंने दिखाया कि गांधी जी का सत्याग्रह का तरीका कारगर है। गांधी जी सीधे जनता से जुड़े, उनकी ताकत और कमजोरियों को समझा और उन्हें वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी जैसे कई निष्ठावान साथी मिले, जिन्होंने आगे चलकर आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। लेकिन जहां गांधी जी रचनात्मक संघर्ष कर रहे थे, वहीं सरकार दमन का रास्ता तैयार कर रही थी। मार्च 1919 में आया रॉलेट एक्ट। हाँ, रॉलेट एक्ट। इसका सरकारी नाम काफी लंबा था, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। ये कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिशों पर बना था। इसका मकसद क्या था? ये असल में युद्ध के समय लागू डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के जो दमनकारी प्रावधान थे, उनको स्थायी बनाने की कोशिश थी। इसके तहत सरकार को क्या अधिकार मिल गए? बहुत खतरनाक अधिकार। बिना वारंट गिरफ्तारी, बिना मुकदमा चलाए, अनिश्चित काल तक नजरबंदी। हालांकि एक्ट में 2 साल कहा गया था, पर वो बढ़ाया जा सकता था। गुप्त सुनवाई हो सकती थी और सबसे खतरनाक, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार मिल गया था। हेबियस कॉर्पस निलंबित मतलब कोई कानूनी बचाव नहीं? लगभग नहीं, सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। क्या भारतीय नेताओं ने इसका विरोध नहीं किया? बिल्कुल किया। सभी चुने हुए भारतीय सदस्यों जैसे जिन्ना, मालवीय, मजहरुल हक, जिन्होंने विरोध में इस्तीफा दे दिया, ने इसका पुरजोर विरोध किया। लेकिन इसके बावजूद इसे पास कर दिया गया। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था, है ना? हाँ, काला अधिनियम। और इसके खिलाफ देशव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया। ये भारत में पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह था। इसकी तैयारी कैसे हुई? गांधी जी ने एक सत्याग्रह सभा बनाई, जिसमें होम रूल लीग के युवा और कुछ पैन इस्लामिस्ट नेता शामिल हुए। विरोध के तरीकों में राष्ट्रव्यापी हड़ताल, उपवास, प्रार्थना और कानूनों की सविनय अवज्ञा करके गिरफ्तारी देना शामिल था। ये आंदोलन कब शुरू होना था? 6 अप्रैल 1919 को। लेकिन इससे पहले ही दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद, कलकत्ता वगैरह में हिंसा भड़क उठी। पंजाब में हालत सबसे ज्यादा खराब थे, जहां युद्ध के दौरान जबरदस्त भर्ती और दमन से लोग पहले ही बहुत गुस्से में थे। और इसी तनाव के माहौल में अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग नरसंहार, 13 अप्रैल 1919। हाँ, जलियांवाला बाग एक काला दिन भारतीय इतिहास में। हुआ ये कि पंजाब में स्थिति बिगड़ती देख सरकार ने 9 अप्रैल को अमृतसर के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया। 10 अप्रैल को इसके विरोध में एक जुलूस निकला। पुलिस ने गोली चलाई, जिससे भीड़ बेकाबू हो गई
और उसने गुस्से में कुछ अंग्रेजों को मार डाला और सरकारी इमारतों में आग लगा दी। इसके बाद शहर में मार्शल लॉ लगा दिया गया और कमान ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को सौंप दी गई। और 13 अप्रैल को क्या हुआ? 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। डायर ने शहर में सभा करने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन बहुत से लोग, खासकर आसपास के गांवों से आए किसान, इस घोषणा से अनजान थे। तो वो जलियांवाला बाग में क्यों जमा हुए थे? वो बैसाखी मनाने और अपने नेताओं की गिरफ्तारी का शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। अनुमान है कि वहां करीब 15 से 20 हजार लोग मौजूद थे, जिनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सब शामिल थे। और जनरल डायर ने क्या किया? जनरल डायर करीब 100-150 सैनिकों के साथ बाग में घुसा। बाग में आने जाने का सिर्फ एक ही संकरा रास्ता था। उसने उसे बंद कर दिया और बिना किसी चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। बिना चेतावनी के? हाँ, गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक खत्म नहीं हो गईं। करीब 10 मिनट में 1650 राउंड फायर किए गए। हे भगवान, कितने लोग मारे गए? सरकारी आंकड़ों में 379 मौतें बताई गईं और करीब 1100 घायल, पर कांग्रेस का अनुमान था कि 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और 1500 से ज्यादा घायल हुए। ये तो भयानक था। इसके बाद देश में क्या प्रतिक्रिया हुई? पूरे देश में सदमे और गुस्से की लहर दौड़ गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। गांधी जी ने भी कोई उपाधि लौटाई थी? हाँ, गांधी जी ने अपनी कैसरे हिंद उपाधि वापस कर दी, जो उन्हें बोर युद्ध में सेवाओं के लिए मिली थी। हिंसा से दुखी होकर गांधी जी ने 18 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि अब इस शैतानी शासन से सहयोग असंभव है। जैसा इतिहासकार एपीजे टेलर ने लिखा है, ये वो निर्णायक क्षण था जब भारतीय ब्रिटिश शासन से विमुख हो गए। इस घटना का भविष्य के क्रांतिकारियों पर भी असर पड़ा होगा? बिल्कुल। कहते हैं इस घटना ने 11 साल के भगत सिंह पर गहरा असर डाला और बाद में उधम सिंह ने, जिन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद रखा था, लंदन जाकर पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या की। माइकल ओ डायर? जनरल डायर नहीं? नहीं, माइकल ओ डायर। वो उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और उसने जनरल डायर की कार्रवाई का समर्थन किया था। उधम सिंह को इसके लिए 1940 में फांसी दे दी गई। अच्छा, सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए कोई कमेटी बनाई थी? हाँ, अक्टूबर 1919 में लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, हंटर कमेटी। इसमें 3 भारतीय सदस्य भी थे, सर चिमनलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। डायर ने कमेटी के सामने क्या कहा? तो डायर ने कमेटी के सामने बड़ी बेशर्मी से कबूल किया कि उसका मकसद दहशत फैलाना और विद्रोहियों पर नैतिक प्रभाव डालना था। उसने ये भी कहा कि वो भीड़ को बिना गोली चलाए भी हटा सकता था, पर तब वो खुद को मूर्ख बनाता। उसने घायलों की मदद करना भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। तो कमेटी की रिपोर्ट क्या आई? मार्च 1920 में आई थी शायद। हाँ, मार्च 1920। रिपोर्ट ने डायर की कार्रवाई की निंदा तो की कि उसने नोटिस नहीं दिया, जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम किया, लेकिन उसे सजा देने की कोई ठोस सिफारिश नहीं की। मतलब उसे बचाया गया? एक तरह से हाँ। सरकार ने पहले ही एक क्षतिपूर्ति अधिनियम यानी इंडेमनिटी एक्ट पास कर दिया था ताकि अपने अधिकारियों को किसी भी कार्रवाई से बचाया जा सके। मोतीलाल नेहरू ने इसे व्हाइट वॉशिंग बिल यानी सफेदी बिल कहा था। ब्रिटेन में इस पर कोई प्रतिक्रिया हुई? हाँ, हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चिल ने इसे राक्षसी, एस्क्विथ ने हमारे पूरे इतिहास के सबसे बुरे अत्याचारों में से एक बताया, लेकिन डायर पर कोई मुकदमा नहीं चला। उसे पद से हटाकर ब्रिटेन भेज दिया गया, जहां उसे पूरी पेंशन मिलती रही। और ब्रिटेन में कुछ लोगों ने उसका समर्थन भी किया था। हाँ, ये भी शर्मनाक था। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसका समर्थन किया और मॉर्निंग पोस्ट अखबार ने उसके लिए 26,000 रुपए का चंदा इकट्ठा किया, जिसमें रुडयार्ड किपलिंग जैसे लोग भी शामिल थे। और एक और घटना हुई थी स्वर्ण मंदिर से जुड़ी। हाँ, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के तत्कालीन पुजारियों ने, जिनका नेतृत्व अरूर सिंह कर रहे थे, जनरल डायर को सिख घोषित कर सम्मानित किया। इससे सिख समुदाय में भारी रोष फैला और गुरुद्वारा सुधार आंदोलन को और बल मिला। कांग्रेस ने भी अपनी कोई जांच की थी? हाँ, कांग्रेस ने अपनी एक गैर आधिकारिक समिति नियुक्त की थी, जिसमें मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, अब्बास तैयबजी, एमआर जयकर और गांधीजी शामिल थे। उसने डायर के कृत्य को अमानवीय और पंजाब में मार्शल लॉ को पूरी तरह अनुचित ठहराया।
तो हमने देखा कि कैसे युद्ध के बाद के हालात, मॉन्टफोर्ट सुधारों की नाकामी, गांधी जी के शुरुआती सत्याग्रहों की सफलता और फिर रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग जैसे दमनकारी कदमों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कह सकते हैं एक निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया। बिल्कुल, ये वो जमीन थी जिस पर आगे चलकर असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसे बड़े जन आंदोलन खड़े हुए। सही बात है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है, क्या कहेंगे आप? निचोड़ ये है कि 1919 की ये घटनाएं, खासकर रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग, सिर्फ कुछ बुरे वाक़ये नहीं थे। इन्होंने ब्रिटिश राज के न्यायप्रिय और सभ्य होने के दावे की पोल खोल दी। इसने गांधी जी और कांग्रेस को ये यकीन दिलाया कि अब सिर्फ याचिकाओं या छोटे-मोटे सुधारों से काम नहीं चलेगा, बल्कि सीधी जन कार्रवाई ही रास्ता है। यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, क्या 1919 के राज दमन और उसके खिलाफ उठी सामूहिक प्रतिक्रिया ने भविष्य के आंदोलनों जैसे असहयोग, सविनय अवज्ञा को सिर्फ तेज किया या उनकी रणनीति और नैतिक बल को मौलिक रूप से बदल दिया? क्या बिना जलियांवाला बाग के भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वही शक्ल लेता जो उसने ली? वाकई ये एक अहम सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। आज की इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले विश्लेषण में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।